हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम बायोलॉजी के दूसरे सेशन में मेडल के नियम के अपवाद और मेडल का दूसरा और तीसरा नियम पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने मेडल का परिचय, आनुवंशिकता की शब्दीकरण और प्रभाविता का नियम को पढ़ लिया था। अब हम दूसरे नियम को पढ़ेंगे। पहले नियम प्रभाविता को पढ़ लिया था, उसके अपवाद है उसको भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मेडल के प्रभाविता नियम का पहला अपवाद है, उसको बोला जाता है एक अपूर्ण प्रभाविता और एक सप्रभाविता। कौन कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। बात करें यदि अपूर्ण प्रभाविता की, तो अपूर्ण प्रभाविता के तौर पर हम दो पादपों में देखते हैं, तो मिराबिलिस जलाफा और एक एंथ्रियम मेजस। मिराबिलिस जलाफा को शार ओक्लॉक या फोर ओक्लॉक प्लांट भी कहा जाता है, दूसरे को स्नैपड्रैगन या डॉग प्लांट में कहा जाता है। इनमें अपूर्ण प्रभाविता को देखा जाता है। कैसे देखा जाता है अभी हम इसमें समझते हैं। जैसे मान लो इन पादपों के दो पुष्प लेते हैं, लाल पुष्प और सफेद पुष्प। जब इन लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में हम संकरण या क्रॉस करवाते हैं, तब हमको F1PD में सभी गुलाबी रंग के प्राप्त होते हैं। जबकि प्रभाविता के नियम में क्या है कि F1PD में हमको वही प्राप्त होंगे जो प्रभावी होंगे। प्रभावी मतलब लाल रंग, लेकिन अब इसमें ऐसा होता नहीं, दो गुलाबी रंग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? गुलाबी रंग, कैपिटल आर और स्मॉल आर। यानी F1PD में कोई जनक लक्षण हमको प्रकट नहीं होता है। इसका आधार पर कह सकते हैं कि ये अपूर्ण प्रभाविता का अपवाद है। जब इस F1PD का हम वापिस स्वपरागण कराएंगे, तो देखो स्वपरागण कराने पर F1PD का इसमें कैपिटल लाल और गुलाबी रंग और सफेद रंग F2PD प्राप्त होते हैं। यानी देखा जाए तो लक्षण प्रारूप यदि हम ज्ञात करेंगे इसके, तो एक लाल और दो गुलाबी और एक सफेद, यानी 1:2:1 और 1। अगर जीन प्रारूप भी ज्ञात करें तो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि गुलाबी के दोनों सेम है, इसलिए ये भी कितना हो जाएगा? 1:2:1। जबकि हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ा था कि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों अलग अलग होने चाहिए। वो कितने थे आपको याद ही होगा कि प्रभाविता के नियम में 1:3 के रूप में हम प्राप्त करते थे, लेकिन इसमें 1:2:1 के रूप में प्राप्त होता है। इसके कारण इसके अंदर जो ये गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त हो जाना ही प्रभाविता नियम की अपवाद है। यदि हम इसको शब्दों के रूप में देखें, तो एक शुद्ध लाल, एक शुद्ध संकरित गुलाबी और एक शुद्ध सफेद प्राप्त होता है। इसके द्वारा हमने अपूर्ण प्रभाविता को समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि अपूर्ण प्रभाविता के बाद में दूसरा अपवाद है, वह है सप्रभाविता या कोडोमिनेंस। वो कैसे है चलो देखते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि अपूर्ण प्रभाविता में दोनों लक्षण, जीन लक्षण और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों का अनुपात कितना आ रहा था? 1:2:1। जबकि होता ये था कि जो हमको लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं वो F1PD से समान होने चाहिए, लेकिन यहाँ कोई समानता नहीं। इसके कारण यह अपवाद है। बात किया अब कोडोमिनेंस या स्वप्रभाविता की, तो जैसे मानव ब्लड ग्रुप, जैसे AB ब्लड ग्रुप पाया जाता है, उसके अंदर स्वप्रभाविता का लक्षण देखा जाता है, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है आई जीन के द्वारा। किसके द्वारा? आई जीन के द्वारा, जो कि आई जीन पाई जाती है मानव गुणसूत्र के 9वें गुणसूत्र पर पाई जाती है। होता क्या है कि इस आई जीन का निर्धारण 3 अलग अलग युग्म विकल्पी या एलील के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण इसको बहुविकल्पता भी कहा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से बहुविकल्पता का उदाहरण कौन सा है, तो उसमें हमको एबीयू ब्लड ग्रुप पर ही टिक करना है, क्योंकि इसके अंदर आई जीन का निर्धारण 3 एलील के द्वारा किया जाता है। अब ये 3 एलील कौन कौन से है? IA, IB और स्मॉल ए या कैपिटल आई। अगर इसमें प्रभावी और अप्रभावी के तौर पर देखा जाए, तो कैपिटल आई और स्मॉल आई प्रभावी है, जबकि स्मॉल आई या आई कौन सा है? अप्रभावी है।
ये तो थी सहप्रभाविता में ए बी ग्रुप ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ी जानकारी। अब हम इसको समझेंगे कि ये सहप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता को कैसे अपवाद के तौर पर जाना जाता है। देखिए जैसे ब्लड ग्रुप की बात करें, जैसे फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप की बात करें, तो जैसे मान लो मैं ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाता है। जैसे मान लो ए ब्लड ग्रुप की बात करें, इसके अंदर कौन कौन सी जीन पाई जाएगी, आई ए या आई बी। जैसे मान लो अगर इसको संकृत अवस्था के रूप में देखें तो कैपिटल आई और स्मॉल आई के रूप में देखा जा सकता है। ब्लड ग्रुप बी में भी सेम दोनों, या तो कैपिटल या फिर एक कैपिटल और एक आई। जबकि ए बी ब्लड ग्रुप में आप देख सकते हैं कि दोनों कैपिटल के अलावा संकृत अवस्था में कुछ नहीं है। जबकि अब प्रभाविता का नियम ये है कि हमको जनक लक्षण प्रकट होंगे, या कोई किसी प्रकार का जनक लक्षण प्रकट नहीं हो रहा है। जबकि ओ ग्रुप में जनक लक्षण के रूप में इस दोनों स्मॉल आई प्रकट हो रहे हैं। क्योंकि या तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, आई या फिर ये दोनों या ये तीनों, लेकिन दोनों लक्षण प्रारूप किसमें प्राप्त हो, ए बी ब्लड ग्रुप। इसके कारण स्वप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता का एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन। देखिए हम इसको समझते हैं। इस स्वप्रभाविता में F1PD के दोनों लक्षण अभिव्यक्त होते हैं, जैसे आई ए और आई बी। जबकि होता क्या है कि F1PD में हमेशा प्रभावी लक्षण ही प्रकट होगा, दोनों प्रकट नहीं होंगे। इस कारण ए बी ब्लड ग्रुप इसका उदाहरण है स्वप्रभाविता का। स्वप्रभाविता मतलब अपूर्ण प्रभाविता और स्वप्रभाविता दोनों प्रभावी नियम के अपवाद है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन से प्रभाविता नियम के अपवाद है। तो यदि उसमें स्वप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता लिखा है तो सीधा टिक करना है बिना किसी सोचे। बस ये ध्यान रखना है कि उसमें पूछा कौन सा है। अब बात करते हैं मेडल के नियम के अगले पोर्शन में। जैसे अगर हम थोड़ी बहुत इस ब्लड ग्रुप वापस देखते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप में प्रभाविता भी है, स्वप्रभाविता भी है और बहुविकल्पता भी है। अब ये कैसे है, देखिए पहली बात तो है प्रभाविता के नियम को अपवाद है। दूसरी स्वप्रभाविता है क्योंकि दोनों जनक एक साथ प्रकट हो रहे हैं। तीसरी बहुविकल्पता है। बहुविकल्पता क्यों है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है आई जीन के द्वारा। आई जीन में का निर्धारण होता है 3 एलील्स के द्वारा। इसके कारण ये क्या है, बहुविकल्पता है। तो आप समझ गए होंगे क्यों ये प्रभाविता, स्वप्रभाविता और बहुविकल्पता है। अब देखिए हम थोड़ी जानकारी जान लेते हैं बहुविकल्पता क्या होता है। वे ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीन 2 या 2 से अधिक युग्म विकल्प या एलील के द्वारा निर्धारित होती है, उसको क्या कहते हैं, बहुविकल्पता। चलो एक हम उदाहरण देखते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप। जैसे मान लो एक सवाल है, माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है, तो संतति में कौन सा रक्त करने की संभावना। सीधे सट देखिए माता के बारे में पूछे, ए दे रखा है तो एक एक आई कौन कौन से जीन है, कैपिटल आई और स्मॉल आई, और पिता कौन से कैपिटल बी और स्मॉल वाई। जब इसको हम अलग अलग लिख देते हैं फिर हम इनका संकलन कराते हैं। जैसे आई का आई के बी के साथ जैसे कैपिटल आई और स्मॉल बी, और इसी का वापिस इसके साथ तो कैपिटल आई और स्मॉल आई। अब बात करें स्मॉल आई और कैपिटल बी के साथ तो जैसे आई और स्मॉल आई। हमको पता होगा कि जब दोनों जीन एक साथ उपस्थित हो तब तो हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप। यदि कैपिटल ए और आई है तो ए हो जाएगा, कैपिटल बी और आई है तो बी हो जाएगा, दोनों आई है तो ओ हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर कौन सा सही है, सभी ब्लड ग्रुप, यानी इसमें सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप की संभावना है। हमें कोई नहीं कह सकता इसके अंदर कौन सा नहीं पाया जाता है। बात करें अगले पेज की। अगर कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, यदि किसी माता पिता के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप है, कौन सा ए बी ब्लड ग्रुप है, तो संतति में कौन से ब्लड ग्रुप आने की संभावना नहीं की। तो सीधा सीधा याद रखना, यदि किसी माता या पिता में ए बी ब्लड ग्रुप पाया जाएगा तो संतति में ओ ब्लड ग्रुप कभी भी अनुपस्थित होगा। या फिर एक सवाल है, देख सकते हैं आप कि माता का ब्लड ग्रुप ए बी का ब्लड ग्रुप पता नहीं है, तो इसके आधार पर कौन सा एब्सेंट होगा, ओ ब्लड ग्रुप। इस नोट के तौर पर हम लिखते हैं, यदि किसी पेरेंट में ए बी ब्लड ग्रुप उपस्थित है तो बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप कभी भी नहीं आ सकता है। कौन कौन से आ सकते हैं, ए आ सकता है, बी आ सकता है और ए बी आ सकता है। तो ये याद रखना है। यदि
माता और पिता में ए बी ब्लड ग्रुप है तो बच्चों में कभी भी ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा। अब बात करें मेडल के दूसरे नियम की, जिसको लॉ ऑफ सेग्रेगेशन भी बोला जाता है या पृथक्करण का नियम भी बोला जाता है। इस नियम के अनुसार युग्म का निर्माण होने के दौरान युग्म विकल्प कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होते, यानी जब कोई गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय जीन या एलिस कभी भी आपस में मिश्रित नहीं होती। इस नियम को युग्म शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोला जाता है। ये मेडल का एकमात्र ऐसा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं है, और ये भी मेडल के एकल संकरण संकर पर आधारित है या मोनो हाइब्रिड पर आधारित है। कई बार पूछा जा सकता है कि मेडल का कौन सा नियम है जिसके ये भी अपवाद नहीं है, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन या पृथक्करण नियम या युग्म शुद्धता का नियम, इसके कोई अपवाद नहीं है। जबकि बात इससे पहले हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, इसके दो अपवाद है, अपूर्ण प्रभाविता और अभी बात गई अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता, लेकिन इसका कोई अपवाद नहीं है, ये हमको याद रखना है। चलो अगले पेज पर। अब हम बात करेंगे द्विसंकरण पर, डाई हाइब्रिड। ये क्या होता है, इसके अंदर हम दो लक्षण एक साथ लेंगे। जैसे मान लो कोई पादप है, इसका एक ले लिया आकार, एक ले लिया रंग। आकार के अंदर जैसे एक तो घोड़ा फुल राउंड और दूसरा ले लिया हमने रिंकल्ड या झुर्रीदार। इसी प्रकार बीज के रंग को ले लिया पीला और एक ले ग्रीन। द्विसंकर में हम दो लक्षणों को एक साथ अध्ययन करेंगे। जैसे शुद्ध घोड़े को हम लिखेंगे कैपिटल आर और शुद्ध पीले बीज को लिखेंगे कैपिटल वाई को, यानी प्रभावी लक्षण को कैपिटल लिखते हैं और अप्रभावी को स्मॉल से दर्शाते हैं ताकि आसानी से समझ सके। जब हम इसको लिखते हैं तो इनमें से एक आर इसको ले लेते हैं और एक वाई इसको ले लेते हैं। जब इनको साथ लेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिख देंगे और इसी को दोनों स्मॉल है तो ऑलरेडी स्मॉल हो जाएंगे। इस प्रकार जो हमको पीढ़ी प्राप्त होती है वो है F1 पीढ़ी। कौन सी F1 पीढ़ी? जब F1 पीढ़ी का हम संकलन करेंगे तो हमको सभी गोल और पीले प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल है। जब भी पहला अक्षर कैपिटल है और हमने यहाँ पर कैपिटल को प्रभावी माना है तो यहाँ पर भी यही है कि पहला अक्षर कैपिटल है, दूसरा स्मॉल, वापिस में पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल। इसके आधार पर कह सकते हैं जो लक्षण F1 पीढ़ी प्राप्त होते हैं वो प्रभावी प्राप्त हो रहे हैं। जब इनका वापस कराएंगे हम स्वपरागण या सब पॉलिनेशन या ऑटो पॉलिनेशन, तब देखिए जब इसका हम वापस स्वपरागण कराएंगे तब 4 युग्म विकल्प भी प्राप्त होंगे। जैसा कि इसके अंदर लिखा है ये वाला, ये जब इसके अध्ययन को समझने के लिए पुनेट स्क्वायर नाम के वैज्ञानिक ने इस प्रकार का प्रदान किया था सॉकेट, जिसे हम पुनेट स्क्वायर सॉकेट भी कहते हैं, जिसके अंदर हम मेडल के विभिन्न लक्षणों को समझने के लिए आरेख द्वारा निर्धारण करते हैं। जिसे इसका निर्धारण करेंगे, जैसे जो भी हमको ये प्राप्त हुई F1 पीढ़ी, इनका जीनों को वापिस हम स्वपरागण और परपरागण के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ पर हमने इनके जीन और इनके जीन के बीच में आपस में स्वपरागण कराया है तो हमको ये विभिन्न प्रकार के युग्म विकल्प प्राप्त हुए जो कि F1 पीढ़ी है। कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी है। अब हम इसके जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप को जानेंगे। देख सकते हैं कि जो अभी हमने ज्ञात किया है द्विसंकर, इसके लक्षण प्रारूप की बात करें तो वो कौन से 9:3:1, और जबकि जीन की बात करें तो होगा 1:2:2:4:1:1:2:1। यदि हम याद करने के दृष्टिकोण से 12:24:12:1, ये कौन सा है? जीन प्रारूप है। अब बात करें मेडल के तीसरे नियम की, जिसको स्वतंत्र अपव्यय नियम की भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असिस्टेंट। ये नियम मेडल के द्विसंकरण संकर पर आधारित है, जिसकी बात अभी हमने की है। इस नियम के अनुसार एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को कभी प्रभावित नहीं करता है। इसी कारण तो इसको स्वतंत्र अपव्यय नियम का भी बोला जाता है, यानी एक का जोड़े जीन का दूसरे जोड़े जीन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हम कुछ ऐसे लक्षण भी पढ़ेंगे जिसमें इस नियम का विरुद्ध हो रहा है। जैसे संलग्नता या फिर लिंकेज की बात करें, ये T.S. मॉर्गन ने दिया था, जो कि
प्रायोगिक दृष्टिकोण से अनुवांशिकी के फादर भी बोला जाता है। इन्होंने लिंकेज का विस्तार अध्ययन करने के लिए बैटसन, पुनेट और सैंडरसन नामे वैज्ञानिकों साथ साथ अध्ययन किया था। टी.एस. मॉर्गन ने अपना पौधा, याद रखना कई बार पूछा गया है कि टी.एस. मॉर्गन ने किस पौधे पर अध्ययन किया, वो है ड्रोसोफिला या मेलेनोगेसन या फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी, जिसके गुणसूत्र 2n के बराबर कितने 8 है। बात करें लिंकेज की, तो लिंकेज का मतलब होता है यदि सभी जीन एक ही गुणसूत्र या एक ही प्रकार के गुणसूत्र पर या सेम क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसका बोला जाता है लिंकेज या संलग्नता, जो कि लक्षण प्रारूप 9:3:1 नहीं दर्शाता है। इसी के कारण ही स्वतंत्र अपील नियम का ये क्या है, एक्सेप्शन है। पूछा जा सकता है कि लिंकेज क्या है, तो लिंकेज पहली बात तो मेडल के तीसरे नियम का अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि ये मेडल के लक्षण प्रारूप 9:3 को फॉलो नहीं करता। अब बात करते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिंकेज का क्या संबंध है जीनों की। यदि दो जीनों के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी, लिंकेज की स्ट्रेंथ क्षमता उतनी कम होगी। कैसे? क्योंकि संलग्नता के क्षमता या मजबूती उन जीनों के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब है कि दो जीन जितने अधिक दूरी पर होंगे, जितने ज्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन संलग्नता या लिंकेज में क्या होता है कि दोनों जीन एक ही पर पाए जाएंगे, इसके कारण इनकी दूरी हो जाएगी कम। दूरी कम होने के कारण ये लक्षण प्रारूप नहीं दर्शाता है, इसी कारण ये इसका एक्सेप्शन है। अब हम संलग्नता के द्वारा क्या फर्क पड़ता है उनको हम देखेंगे। सबसे पहले बात करें सेक्स लिंकताओं के बारे में। सेक्स लिंकेज मतलब ऐसे लक्षण जो नियंत्रण करने वाले जीन के सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, उसे सेक्स लिंकेज भी बोला जाता है। और ध्यान रखना, सेक्स क्रोमोसोम को ओलोसोम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओलोसोम। जैसे मनुष्य में बात करें, सेक्स क्रोमोसोम एक पाया जाता है एक्स और एक वाई। तो बात करें एक्स को बोला जाता है एक्स लिंकेज ट्राइड और वाई को बोला जाता है वाई लिंक ट्राइड या एक्स संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण। इन जीनों को जीन करने वाली एक गुणसूत्र पर पाई जाएगी और वाई वाली वाई जीन पर पाई जाती है। बात करें यदि कि वाई गुणसूत्र पर कितने पाए जाते हैं, तो 2000 से अधिक जीन पाई जाती है वाई गुणसूत्र पर, जबकि एक्स गुणसूत्र पर 231 जीन पाई जाती है। अब बात करें कि एक्स लक्षण से कौन कौन से रोग होते हैं और वाई से कौन कौन से होते हैं, एक बार इसको हम देख लेते हैं। बाद में जो भी अनुवांशिक डिसीज है उसके लिए हम पर्सनल एक वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरे जीनों का अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। बात करें एक्स लिंकेज डिजीज की, तो इसमें एक आ जाएगा हीमोफीलिया, एक कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता, और एक मस्कुलर डिस्ट्रोफी। या इसको याद करने का एक फॉर्मूला नॉर्मल बनाया, वो है एससीएम। क्या है? एससीएम हो जाएगा एस फॉर हीमोफीलिया, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस और एम फॉर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। बात करें यदि इनके डिसीज के होने के पीढ़ी में क्या फर्क पड़ेगा, हमेशा पुरुषों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? एक्स और वाई, जिसे नॉर्मल बोला जाता है। महिला कौन सा पाया जाता है? एक्स और एक्स। लेकिन मादा महिला हमेशा वाक होती है। वाक होने का मतलब ये है कि इनमें से एक गुणसूत्र को हम वाक के तौर पर देखा जा सकता है। यदि दोनों में से एक गुणसूत्र यदि डिजीज है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि मनुष्य या मानव पुरुष की बात करें तो उनमें से सामान्य गुणसूत्र हमेशा एक्स और वाई होगा। यदि एक्स के तो दोनों गुणसूत्रों में एक डिजीज हो जाए, एक रोगी हो जाता है, तो वो व्यक्ति या पुरुष रोगी होगा। जबकि महिला में दोनों गुणसूत्र ही बीमार होने जरूरी, तभी जाकर ये महिला बीमार होगी। ये थे कुछ सामान्य सिलेक्शन बारे में। लेकिन हम अनुवांशिक रोगों के बारे में एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी डिटेल से समझेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा? मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आप लगातार सपोर्ट और उम्मीद प्रदान करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बने रहिए अगली वीडियो आने तक। थैंक यू सो मच।